19 साल की मासूम का सौदा अपनों ने ही बेच डाली जिंदगी। मेरा नाम रुखसार है, मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है। सुनने में शायद ये उम्र बहुत नहीं लगती, मगर किसी लड़की की जिंदगी का सबसे नाजुक मोड़ यही होता है। यही वो उम्र है जब आंखों में सपने सजने लगते हैं, जिंदगी की मिठास का एहसास होना शुरू होता है और दिल में अरमान जागते हैं कि एक दिन मेरी भी खुशियों से भरी दुनिया होगी। लेकिन मेरी दुनिया तो बचपन से ही अंधेरों में डूबी रही। माँ बाप के चेहरे पर कभी चैन की मुस्कान नहीं देखी। घर में गरीबी का ऐसा साया था कि हर दिन रोटी की जद्दोजहद होती थी। मैं अक्सर सोचा करती थी कि शायद मेरी किस्मत थोड़ी देर से सही मगर बदल जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि किस्मत मेरे लिए ऐसा इम्तिहान लिख चुकी है जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाएगा। मेरे अब्बा मजदूरी करते थे, दिन भर पसीना बहाते, रात को थके हारे घर लौटते और माँ से लड़ते झगड़ते रहते। माँ हमेशा यही कहती, हमारी औकात बस रोटी कपड़ा और मकान तक ही है, इससे ऊपर कभी मत सोचना। मगर मैं सोचती थी कि क्यों न ऊपर सोचा जाए, क्यों न जिंदगी को बेहतर बनाया जाए। मेरे अंदर पढ़ने का जुनून था। कॉलेज में दाखिला तो मिल गया था, लेकिन फीस भरने की ताकत कहाँ थी। कई बार टीचरों ने मदद की, दोस्तों ने भी किताबें बांटी, मगर हालात की आग इतनी बड़ी थी कि मेरा जुनून राख बनकर रह गया। मेरी सबसे बड़ी चाहत थी कि एक दिन मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, किसी पर बोझ ना बनूं। लेकिन माँ बाप ने मेरी चाहतों को कभी अहमियत ही नहीं दी। उन्हें तो बस इस बात की चिंता थी कि कब मैं बड़ी हो जाऊं और कब मुझे किसी भी तरह से ब्याह कर अपने सिर से बोझ उतार दें। बचपन से ही पड़ोस के चाचा चाची अक्सर कहते, अरे ये लड़की बड़ी हो रही है, संभाल लो इसे, वरना बाद में लोग बातें बनाएंगे। और माँ चुपचाप सिर झुका लेती। मेरे लिए रिश्ते आते रहे, मगर हर बार एक ही बात सुनाई देती, लड़की तो अच्छी है, मगर दहेज गरीबी ने मेरी इज्जत को भी कम करके रख दिया था। रिश्ते आते जाते रहे और माँ बाप का चेहरा हर बार और बुझता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन अब्बा देर रात घर लौटे। उनके साथ 2 अजनबी आदमी थे। मैं दरवाजे की ओर से सब देख रही थी। माँ बार बार कह रही थी, ये क्या कर रहे हो, ये हमारी बेटी है, इसे ऐसे कैसे। मगर अब्बा की आंखों में नशा और पैसों की चमक साफ झलक रही थी। वो दोनों आदमी बड़े ठाट बाट वाले लग रहे थे। उनके हाथ में पैसों की गड्डियां थीं। उन्होंने आते ही अब्बा के सामने नोटों का बंडल रख दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। फिर अचानक मेरे अब्बा की आवाज़ कानों में पड़ी, देखो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना है कि हमारी बेटी की जिंदगी संवर जाए। तुम लोग वादा करो कि इसका ध्यान रखोगे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं डर से कांप उठी। माँ ने अब्बा का हाथ पकड़कर कहा, पैसों के लिए अपनी बेटी का सौदा मत करो। ये हमारी इज्जत है। मगर अब्बा ने माँ का हाथ झटक दिया और कहा, इज्जत पेट नहीं भरती, ये हमारी मजबूरी है। मैं ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट गई। क्या सचमुच मेरी जिंदगी का सौदा हो रहा है? क्या मैं कोई इंसान नहीं, बस बिकने वाला सामान हूं? उन दोनों आदमियों ने मुझे दूर से देखा और आपस में मुस्कुराए। मुझे लगा जैसे मैं कोई शिकार हूं और वो शिकारी। उस रात मेरी आंखों से नींद गायब हो गई। बार बार माँ की बातें कानों में गूंजती रहीं, रुखसार हमारी इज्जत है, लेकिन अब्बा की बात और गहरी चोट करती, इज्जत पेट नहीं भरती। अगले दिन से घर का माहौल अजीब हो गया। माँ मुझसे आंखें चुराने लगीं। अब्बा बार बार बाहर जाते और लौटकर पैसों की गिनती करते। मुझे लगता था जैसे मैं धीरे धीरे अपनी ही दुनिया से पराई होती जा रही हूँ। फिर एक दिन वो पला ही गया जिसका मुझे डर था। माँ ने मुझे कमरे में बुलाया। उनकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। उन्होंने कहा, बेटी, हमें माफ कर देना, हम मजबूर हैं। तेरे अब्बा ने तेरी जिंदगी का फैसला कर लिया है। मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा फैसला अम्मी? माँ जमीन पर बैठ गईं और मेरा हाथ पकड़कर रोने लगीं। उनके आंसू मेरे हाथ पर गिरते रहे। वो बस यही कहती रहीं, बेटी, तू हमें बद्दुआ मत देना। उस पल मेरी दुनिया जैसे बिखर गई। मैंने जिद की, चीखी, चिल्लाई, मगर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मुझे जबरदस्ती उन आदमियों के साथ भेज दिया गया। मैं गाड़ी में बैठी थी और मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पीछे मुड़कर देखा तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी, उनका चेहरा आंसुओं से भीगा था। और अब्बा, वो नोटों की गड्डी गिनने में लगे हुए थे। मुझे लगा जैसे मेरा बचपन, मेरी मासूमियत, मेरे सारे सपने उसी दरवाजे पर छूट गए। गाड़ी मुझे शहर से बहुत दूर एक अजनबी जगह ले गई। एक आलीशान कोठी थी, बड़ी बड़ी दीवारें, ऊंचे गेट, अंदर महंगे फर्नीचर और चौकन्नी नजरें। उस कोठी का मालिक एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसकी आंखों में हवस साफ झलक रही थी।
उसने मुझे देखते ही कहा, तो यही है नया खिलौना। उसके ये शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं समझ चुकी थी कि मेरी जिंदगी कहाँ पहुंच चुकी है। मेरे साथ दिन रात वही हुआ जिसका डर मुझे हमेशा से था। मैं खिलौने की तरह इस्तेमाल की जाती रही। मेरे चीखने, रोने, गिड़गिड़ाने का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। रातें मेरे लिए डर का नाम बन गईं और दिन कैद का। मैं आईने में अपना चेहरा देखती तो खुद से ही सवाल करती, क्या यही हूं मैं? वो रुखसार जो कभी सपने देखती थी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये था कि इस हालत में मुझे अपनों ने ही पहुंचाया था। अगर कोई अजनबी करता तो शायद इतना दर्द न होता, मगर यहाँ तो मेरी ही रगों का खून मुझे बेच आया था। हर रात मैं सोचती, काश मैं पैदा ही न होती, काश मेरी माँ मेरी जगह मर जाती, काश मेरे अब्बा इतने मजबूर न होते। लेकिन फिर मैं खुद को समझाती कि ये मजबूरी नहीं, ये बेरहमी है। दिन महीनों में बदल गए और मैं धीरे धीरे अंदर से मरने लगी। मेरी मासूमियत, मेरे सपने, मेरा सब कुछ बिक चुका था। और इस तरह मेरी जिंदगी का वो सफ़र शुरू हुआ जिसे मैं कभी चाहकर भी नहीं भूल सकती। ये सफ़र दर्द का, गम का और उस सौदे का था जिसने मुझे जिंदा लाश बना दिया। लोग कहते हैं यह उम्र सपनों और मोहब्बत की होती है, लेकिन मेरी जिंदगी में इस उम्र तक आते आते सब कुछ बिखर चुका था। मेरी आंखों में सपने तो थे, मगर घर की गरीबी ने हर ख्वाब को धुंधला बना दिया। मैं चाहती थी पढ़ाई करूं, अपने पैरों पर खड़ी होऊं, मगर मेरे माँ बाप की सोच बस इतनी थी कि किसी तरह मेरी शादी कर दी जाए और बोझ हल्का हो जाए। हमारा घर छोटा था, टूटी फूटी दीवारें और हमेशा खाली बर्तन। अब्बा मजदूरी करते थे, थका कर घर लौटते और फिर गुस्से में माँ से लड़ते। माँ अक्सर कहती, हमारी औकात बस रोटी तक है, इससे ज्यादा मत सोचो। मगर मेरे दिल में सवाल उठता, क्यों? क्या लड़कियों को सिर्फ बोझ समझा जाता है? धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ रही थी। पड़ोस की औरतें ताने देती, लड़की जवान हो रही है, जल्दी कर दो शादी, वरना लोग बातें बनाएंगे। इन बातों से माँ परेशान रहती और अब्बा गुस्से में चुप हो जाते। कई बार रिश्ते आए, मगर हर बार दहेज का नाम सुनकर वो रिश्ता टूट जाता। मेरी किस्मत जैसे हमेशा पैसों की कमी में फंसकर रह गई थी। एक रात अब्बा घर देर से लौटे। उनके साथ दो अजनबी आदमी थे। मैं पर्दे की ओर से देख रही थी। माँ घबराई हुई थी और बार बार कह रही थी, ये सब मत करो, ये हमारी बेटी है। मगर अब्बा ने उनकी एक न सुनी। उन आदमियों ने सामने पैसों की गड्डियां रखीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं समझने लगी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब्बा की आवाज़ गूंजी, हमारी मजबूरी है, ये पैसों से ही घर चलेगा। लड़की का ख्याल रखना। माँ रोती रह गईं, मगर अब्बा की आंखों में पैसों की चमक उतर चुकी थी। उस रात मेरी नींद उड़ गई। बार बार वही शब्द कानों में गूंजते रहे, लड़की का सौदा। क्या मैं कोई सामान थी? क्या मेरी कोई अपनी पहचान नहीं थी? अगले दिन माँ ने मुझे कमरे में बुलाया। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, हमें माफ कर देना, तेरे अब्बा ने तेरा फैसला कर लिया है। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाई, मगर माँ बस यही कहती रही, हम मजबूर हैं। कुछ ही दिनों बाद मुझे जबरदस्ती उन आदमियों के साथ भेज दिया गया। गाड़ी में बैठते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा, माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी थी। अब्बा वहीं बैठे नोट गिन रहे थे। उस पल मुझे लगा जैसे मेरा बचपन, मेरी मासूमियत सब यहीं छूट गया। गाड़ी एक बड़ी कोठी के सामने रुकी। ऊंचे गेट, बड़ी दीवारें और अंदर हवेली जैसा माहौल। मुझे भीतर ले जाया गया। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में हवस साफ झलक रही थी। उसने मुझे देखकर कहा, तो यही है नया खिलौना। उसके ये शब्द मेरी रूह को चीर गए। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। मेरे चीखने, रोने, गिड़गिड़ाने का किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। रातें डर और दर्द से भरी होती और दिन कैद बनकर रह जाते। मैं आईने में अपना चेहरा देखती तो खुद से सवाल करती, क्या यही हूं मैं? क्या यही मेरी जिंदगी है? वो रुखसार कहाँ है जो सपने देखती थी, जो हंसना चाहती थी? लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये था कि मुझे इस अंधेरे में धकेला किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि मेरे अपने माँ बाप ने किया। उनका ही खून मुझे बेच आया था। हर रात मैं दुआ करती, काश मैं पैदा ही न हुई होती। काश किसी तरह ये सब खत्म हो जाए। मगर किस्मत तो जैसे मेरी रूह को धीरे धीरे मारने पर तुली थी। और इस तरह मेरी मासूम जिंदगी का सौदा हो चुका था। मैं एक जिंदा लाश बन गई थी, जिसे हर दिन जीना पड़ रहा था, बस मजबूरी के नाम पर। मैंने सोचा था कि वहां से बच पाना किसी चमत्कार जैसा होगा, मगर चमत्कार नहीं हुआ, सिर्फ एक लंबी कड़ी जकड़न। जिस हवेली में मुझे रखा गया था, वहां हर दिन एक नया आतंक जन्म लेता और रातें हमेशा लंबी कांटेदार रहती।
उस आदमी की हवस कम नहीं हुई और उसके साथ काम करने वाले लोग भी अक्सर मुझे देखते और मुस्कुराकर चले जाते। मैंने कई बार भागने की सोची, लेकिन वहां के दरवाजे पर लगे पहरे और मेरे कमजोर शरीर ने हर बार मेरी होशियारी पर पानी फेर दिया। पहली बार जब मैंने भागने की कोशिश की, मेरा दिल ऐसा तेज धड़क रहा था जैसे कोई पशु पिंजरे को तोड़कर निकलने की जद्दोजहद कर रहा हो। मैंने चुपके से खिड़की की कुंडी खोली, पर वहां से निकलना इतना सरल नहीं था। बाहर गली पर दो कुत्ते और लगातार चौंकन्ने गार्ड थे। मैं एकदम ठिठक कर रह गई। तभी मेरे पास बैठी एक और लड़की ने मुझे धीरे से बुलाया, चुप रहो, उधर से मत जाना। उसकी आंखों से सहानुभूति झलक रही थी। उसका नाम नूर था और वह भी कई सालों से यहाँ बंद थी। उसने बताया कि कई बार लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन या तो पकड़े गए या किसी तरह कोमल वायदे करके उन्हें मानसिक तौर पर तोड़ा गया। उसकी आवाज में एक तरह का टूटापन था, पर आंखों में उम्मीद अभी बाकी थी। नूर और मैं धीरे धीरे एक दूसरे के सहारे बन गए। रातों रात हम बातें करते, यादों की परतें खंगालते और आपस में हिम्मत बांटते। नूर ने मुझे बताया कि उसने कैसे यहाँ पहुंच बनाई थी। उसके घरवाले भी गरीबी से परेशान थे और उन्हें सस्ता समाधान चाहिए था। उसकी कहानी ने मुझे अंदर तक हिला दिया। हर कोई यहाँ मजबूरी का हवाला देता था, पर मजबूरी का चेहरा अलग अलग ही क्यों होता है, कभी चहकता हुआ दामन, कभी बदरंग आंखें और कभी पैसों की गिनती। नूर के साथ बातें करते हुए मैं बार बार अपने घर की यादों में खो जाती। एक रात जब हवेली में बिजली गुल हुई तो मैंने उसे बताया मेरा बचपन, माँ बाप की झड़पें, माँ की शर्म और अब्बा की थकान। मैं अपनी जुबान से बातें करती गई और उन कहानियों में एक पुराना सच उभर कर आया, एक सच जो मैंने खुद से छुपा रखा था। मैं अचानक उन पलों तक पहुंच गई जब मैं छोटी थी। माँ अपने हाथों से रोटियां बनाती थी और हंसी के बहाने अपने गम छुपा लेती थी। मैं 8 साल की थी जब पहली बार किसी ने मेरे सिर पर आंखें घुमाई थीं। एक पड़ोसी ने कहा, ये तो बड़ी कीमती दिखती है, संभाल कर रखना। उस वाक्य ने मेरे मन में एक बीज बो दिया कि शायद मैं किसी चीज की तरह आंकी जा रही हूँ। उन बचपन की यादों में एक और दृश्य बार बार आता, अम्मी और अब्बा के बीच एक तीखी बहस, अब्बा का गुस्सा और माँ की मुंह चुराई हुई आंखें। उस दिन अब्बा ने कहा था, ये न बच्ची रहेगी न कुछ, इसे किसी के काम आना चाहिए। माँ ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा था, इसे मत ले जाओ, ये हमारी बेटी है। पर अब्बा ने अपनी तर्जनी उठाकर कहा था, हमें रोज रोटी चाहिए, तुम क्या समझती हो, इज्जत पेट नहीं भरती। उस वाक्य ने मेरे दिल पर छुरा घोंपा था। मैं समझ गई थी कि हमारे घर की भाषा पैसों की है और इज्जत सिर्फ एक अलमारी में पड़ी धूल बनकर रह जाएगी। वापस हवेली की हकीकत में, नूर और मैंने एक बार बचने की योजना बनाई। वह योजना इतनी महीन थी कि उसे सुनकर किसी को यकीन न होता। रात के समय सुरक्षाकर्मी के भोजन की ड्यूटी शिफ्ट बदलती थी और कोठी के पीछे एक पुराना कमरा था जिसका दरवाजा जर्जर था। हमें बस उस दरवाजे तक पहुंचना था। हमने एक सप्ताह तक हर छोटी छोटी जानकारी इकट्ठी की, कौन कब कहाँ रहता, गार्ड किस समय नींद में रहता और किस गली के रास्ते से बच निकलना आसान होगा। पर योजना बनाना और उसे अमल में लाना दो अलग दुनिया थीं। भागने के उस रात मेरी सांसें रुंध रही थीं, पेट में तंत्रिका सी बैठी हुई थी और दिल में एक आशा की लौ जल रही थी। पर जैसे ही हमने कदम बढ़ाए, एक तेज रोशनी और चीखों की आवाज ने हमें पकड़ लिया। किसी ने हमें देख लिया था, शायद कोई अजनबी जिसने हमारी हलचल महसूस कर ली थी। गार्डों ने हमें घेर लिया। नूर की आंखों में डर भर आया, पर उसने मेरे हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, रुखसार, डरना मत। नूर की आवाज ने मुझे कुछ सेकंड के लिए संभाला रखा, पर फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। चाबियां, तख्तियां और फिर सजा। उन लोगों ने हमें न केवल फिजिकली टॉर्चर किया, बल्कि हमारे मन पर भी ऐसी चोटें की कि वह धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उन्हें जो चाहिए था वो खो गया था, हमारी खुशी, हमारी शहादत, हमारी उम्मीदें सब बिखर चुकी थीं। पर नूर ने मुझे हिम्मत दी। उसने कहा, हम किसी के हाथों थके नहीं, कभी न। उसका यह वचन मेरी रूह में घुस गया। दिन गुजरे और महीनों ने रूप बदला, पर मैं किसी तरह अंदर ही अंदर जीवित रही। शायद वही छोटा सा हिस्सा जो सपने देखता था, अभी जिंदा था। मैंने हवेली में हुई छोटी छोटी चीजों से खुद को जोड़ने की कोशिश की। बगीचे की एक टूटती हुई बेल, एक अलग तरह की परछाई जो सुबह उठते ही दीवार पर पड़ती थी, और नूर की चोरी छुपे हंसी। ये छोटी छोटी चीजें मेरे जीवन की आखिरी छड़ी बन चली थीं। एक दिन कोठी के मालिक के बेटे का विवाह तय हुआ। पूरे घर में हलचल मची थी, कपड़े, गाने, मेहमान और बड़े बड़े दीपक। मैं अंदर बैठी अपनी खिड़की से उन तैयारियों को देख रही थी और अचानक लगा कि यह वही मौका है जिसका हमें इंतजार था। शादी की रात पर लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार था और सुरक्षा व्यवस्था अपने आप में ढीली पड़ जाती है।
नूर और मैंने फिर से योजना रची। इस बार हमने तय किया कि शादी के व्यस्त क्षणों का फायदा उठाकर भागना है। शादी की रात आई। घर रोशनी से जगमगा रहा था, सब तरफ संगीत की थाप और गुम्मते हुए लोगों की भीड़। मैंने अपना शरीर कपड़ों के नीचे छुपाए हुए छोटे छोटे सामानों से संभाला। नूर की आंखों में चमक थी और उस चमक में मुझे पुरानी नफासत और नई उम्मीद दोनों दिखीं। हमने भीड़ के बीच से निकलकर पिछली आंगन की ओर बढ़ना शुरू किया। गार्डों की निगाहें कहीं और थीं। शादी का रंग, खाने का इंतजाम और शराब की चमक ने उनकी आंखें गड़ा दी थीं। हमने चुपके से एक दरवाजे तक पहुंचा जो सेवा कर्मचारियों के लिए खोल रखा था। पर भागने की राह हमेशा आसान नहीं होती। जैसे ही हमने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, एक महिला सेवा कर्मचारी ने हमें पहचान लिया और चीख पड़ी, ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं? उसके चिल्लाने पर कुछ गार्ड उठ खड़े हुए। पर इस बार कुछ अजीब हुआ। गार्डों में से एक ने ठहर कर देखा और फिर किसी को कुछ बताया बिना हमारी ओर पलटा और हमें रास्ता दिखा दिया। नूर और मैं हैरान रह गए। उस गार्ड ने हमारा हाथ पकड़कर कहा, चली जाओ जल्दी। हम एकदम चुप हो गए। ये कौन था जो हमारी मदद कर रहा था? बाहर निकलते ही हमें हवा का एक लम्हा छोटा सा झोंका मिला। वो हवा नहीं थी, जिंदगी की ताजगी थी। हमने उन सुस्त गली गलियों को पार किया जहां रात के अंधेरे और मकान की छाया हमें छुपा रही थी। नूर भीगती आंखें लिए चल रही थी और मैं बूढ़े दिल को सहारा देती जा रही थी। हमने कई गली के मोड़ मारे और फिर एक अंधेरी सड़क पर पहुंचकर चुपके से खड़े हो गए। वहां से बसें मिलती थीं जो शहर की ओर जाती थीं। हमने एक बेसुरे रंग की बस पकड़ी और उस बस में बैठकर एक अजीब सा सन्नाटा था। शायद हम दोनों ही निश्चल भय और उम्मीद के बीच थे। शहर पहुंचते ही हमने किसी एनजीओ के निकटतम शेल्टर का पता लगाया। ये एक छोटी सी संस्था थी जो उन लड़कियों की मदद करती थी जो मानव तस्करी और अभद्रता का शिकार हुई थीं। उनकी टीम ने हमें देखा और बिना किसी प्रश्न के हमें अंदर लिया। वहां पहली बार मेरे दिल में राहत की एक बड़ी लहर चली। घंटों बाद मैंने महसूस किया कि कोई है जो हमारे दर्द को समझता है, जो हमारी बातें सुनता है और हमारी सफलता के लिए काम करता है। हमने अपनी आपबीती बताई और उनकी टीम ने हमें नज़दीकी अस्पताल में चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता दिलवाई। समय धीरे धीरे बेडौल जख्मों को भरने लगा। नूर और मैंने पुनर्निर्माण की राह चुनी। कानूनी सलाह मिली, मनोवैज्ञानिक से बातें हुई और धीरे धीरे हमने उन बेहिसाब रातों को पन्नों की तरह पलटना शुरू किया। मैं अक्सर उठकर पिछले घर की दीवारों को याद करती, माँ की आंखों की उदासी, अब्बा की थकन। मेरा दिल उनका कारण जानकर भी टूटता था और फिर गुस्सा भी होता था। मैंने सोचा कि अगर दुनिया में न्याय है तो मेरे माँ बाप को भी उस कड़ी सच्चाई का सामना करना होगा जिसने मुझे वहां पहुंचाया था। मैंने एनजीओ की मदद से अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश की। शुरुआत में माँ ने फ़ोन नहीं उठाया, पर जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, उनका रोना टूट पड़ा। उनके शब्दों में पछतावा और शर्म दोनों झलक रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों उन्होंने मुझे बेच दिया। माँ की आवाज़ कांप रही थी, हमारे पास कोई चारा नहीं था बेटा। हमें लगा कि तू बेहतर जिंदगी पालेगी। मैंने चीख कर कहा, बेहतर जिंदगी? क्या ये बेहतर था? और फिर मैंने फ़ोन काट दिया। उस दिन मेरी आंखों से फिर आंसू निकले। उन्होंने हमारी मजबूरियां बताईं और मेरे अंदर गुस्सा घटने लगा। मैं चाहती थी कि उनका सामना हो, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। एनजीओ ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। उन लोगों के खिलाफ साक्ष्य जमा किए गए। हवेली के मालिक और कुछ मददगारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच की और कुछ महीनों के बाद कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। मैं अदालत की बैठकों में गई, गवाही दी और अपने अंदर की टूटन को शब्दों में बंधाया। हर सवाल ने मेरे दिल के घावों को खुजला दिया, पर मैं जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, मेरे जैसे कई और लड़कियों के लिए थी। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में एक नया मकसद उभरा। मैं चाहती थी कि मेरी तरह की औरतें, लड़कियां, जिनको परिवारों ने बेचा, उन्हें न्याय मिले और समाज की आंखें खुलें। मैंने शहर के एक छोटे छात्रावास में रहकर शिक्षा जारी रखने का फैसला किया। एनजीओ ने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया और धीरे धीरे मैंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की, कंप्यूटर सीखे और कानूनी अधिकारों की पढ़ाई भी की। नूर भी मेरे साथ थी, उसकी आंखों में फिर से आशा की चमक उभर आई। समाज ने हमें आसान नहीं छोड़ा। कई बार लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते, कई बार हमारी सच्चाइयों को बदनाम किया गया। पर मैंने सीख लिया कि शर्म कभी किसी की जवाबदेही नहीं होती, अपराधियों को शर्मिंदा होना चाहिए। मैंने अपने आप को साबित करने की ठानी और अपने दर्द को ताक में बदल दिया। वक्त ने कई चीजें बदल दी। मेरी आवाज मजबूत हुई, मेरे कदम ठोस हुए और मेरी आंखें एक नई दिशा दिखाने लगीं। मैंने वैसा जीवन वापस पाने की कसम खाई जो कभी मेरा था, पढ़ाई, सम्मान और खुद पर गर्व। अब मेरी लड़ाई सिर्फ अपना ही नहीं थी,
बल्कि उन सब के लिए थी जो अभी भी अंधेरे में फंसे हुए थे। यही वह मोड़ था जहां से मेरी नई कहानी शुरू हुई, दर्द से उपजा हौसला, अपनों के धोखे से निकली नई पहचान और न्याय की राह पर कदम। मैंने सीखा कि जिंदगी के सबसे काले संकट भी किसी दिन उजाले में बदल सकते हैं, बशर्ते तुम संघर्ष कर सको, रुक नहीं सको और अपनी आवाज उठाओ। और इस नए सफर की शुरुआत में मैं हर उस लड़की को संदेश देना चाहती थी, तुम अकेली नहीं हो, तुम जी सकती हो, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई।